हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो है हमारा जो टॉपिक है, आपको जो पढ़ाया जाएगा, संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं, संधारित्र क्या होते हैं, इनकी वैद्युत धारिता क्या होती है, ये आपको दूसरे अध्यापक पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक है, मैं आज आपको उसकी बहुत अच्छे से स्टडी करवाता हूँ। तो ये जो संधारित्र हैं, ये प्रयोग कहाँ होते हैं? ऊर्जा संचयन में होते हैं, वैद्युत उपकरणों में होते हैं और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं। आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत वाइड है और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वाइड होने के कारण उसमें जो है संधारित्र कितने यूज होते होंगे, यू नो वेरी वेल। और जो है आपका ये टेलीविज़न और रेडियो में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इसके लिए मैं एक रेडियो की एग्जांपल ले रहा हूँ, जो आपने जो है कक्षा 11 में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, अनुनाद की स्थिति में। तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो रेडियो ले रहा हूँ। रेडियो का जो सर्किट होता है, यानी कि अंदर जो सर्किट बना होता है वो LC सर्किट होता है। ये हो जाएगा LC परिपथ, LC परिपथ। अब आप कहेंगे सर ये L क्या है? L इसमें कुंडली है और कुंडली का ये प्रेरकत्व है, या आप इसे स्वप्रेरण गुणांक कह सकते हैं। और आप कहेंगे सर व्हाट इज C? C जो है हमारे पास जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, उस संधारित्र की ये धारिता है। तो मैंने आपसे बताया है कि जो हमारी रेडियो है, रेडियो का जो सर्किट होता है वो हमारा LC सर्किट होता है। अब खास बात इसमें ये सुनिए कि LC सर्किट में जब अनुनाद की स्थिति होती है, रेजोनेंस कंडीशन होती है, उस समय XL = XC होता है। XL हो गया हमारा प्रेरकीय प्रतिघात और ये हो गया धारितीय प्रतिघात। ये सारी बातें मैं आपको जो है अल्टरनेटिव करंट में पढ़ाऊंगा। अब मुझे तो आपको ये बताना है कि संधारित्रों को क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जब तक आप ये पॉइंट नहीं समझेंगे संधारित्रों को, तब तक जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ XL को लिख सकते हैं हम, XL = आपका ओमेगा L और XC = 1/ωc। और ओमेगा होता है 2πf, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, जहाँ f जो है आवर्ती है। तो अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट करें तो ये आएगा 2πf = 1/2πf। यहाँ L भी आएगा और यहाँ C आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये जाएगा 4π² f² LC = 1। समझ रहे हो विद्यार्थी? अनुनाद की स्थिति में ये सारी स्टडी जो है आपसे अल्टरनेटिव करंट में कराई जाएगी। XL = XC, अभी तो इतनी बात समझिए। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L और XC को लिख सकते हैं ओमेगा C, और ओमेगा = होता है 2πf। तो ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है, तो 4π² f² LC, सो दैट f² = 1/4π² LC आ गया। तो f = 1/2π √LC। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस बात पे ले आया कि अगर हम धारिता को बदलते हैं तो धारिता, अगर एक संधारित्र है तो उसकी धारिता तो सेम रहेगी, चाहे वो कम है या ज़्यादा है। तो हमें उनका संयोजन करना पड़ता है। तो धारिता को बदलने के लिए अगर हम C का मान कम कर दें तो उसकी आवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी, और C का मान अगर हम ज़्यादा कर दें तो आवृत्ति कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल थी हमारी रेडियो की। रेडियो स्टेशन से जो प्रोग्राम हमारे प्रसारित होते हैं, वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ आपने सुना होगा कभी, कहते हैं मैं बोल रही हूँ इतने किलोहर्ट्ज़ से, मैं बोल रहा हूँ इतने किलोहर्ट्ज़ से, यानी कि वो उनकी आवृत्ति है। तो ये जब हम अपनी रेडियो की घुंडी घुमाते हैं तो घुमाने पर संधारित्र की जो धारिता है उसमें चेंज आता है, और उसमें चेंज आने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है।
अगर ये फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों के बराबर हो जाए तो वहाँ से हमें प्रोग्राम सुनाई देने लगते हैं। तो इसलिए हमें संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है या धारिता को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अब संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो पहले मैं आपको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ के बता रहा हूँ। नंबर एक, श्रेणी क्रम में। यानी कि इन सीरीज। अब संधारित्र में हमारी दो प्लेट होती हैं, दोनों प्लेटें बराबर होती हैं और दोनों पर आवेश बराबर और विपरीत होता है। तो जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लैंग्वेज मैं आपको यहाँ चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। नंबर एक मैं आपको बता रहा हूँ श्रेणी क्रम में इन सीरीज। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप चित्र से ही समझ जाएंगे, आपकी बुक में भी दी गई है, आप वहाँ से भी देख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 संधारित्र लिए हैं, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, बट यहाँ हम 3 संधारित्र ले रहे हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश से जोड़ते हैं और इस प्लेट को यहाँ इससे जोड़ा, इस वाली प्लेट को इससे जोड़ा, और जो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले की अंतिम प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, यानी कि अर्थ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले तो आपको एक ही पॉइंट याद करके रखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में हमारा Q जो है वो समान रहता है, सभी प्लेटों के बीच में आवेश का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि वो Q1, Q2, Q3 की फॉर्म में कम या ज़्यादा नहीं होगा। अभी आवेश कैसे आया, इस प्लेट पर आ जाता है धन आवेश प्लस Q आवेश, यहाँ प्लस Q आवेश प्रेरण विधि से इस पर आ जाएगा माइनस Q आवेश, इस पे यहाँ स्वतंत्र रूप से आवेश, स्वतंत्र रूप से फ्रीडम, यहाँ आवेश आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आवेश आने से इस प्लेट पर फिर पॉजिटिव आवेश आ गया, और इस प्लेट से फिर प्रेरण विधि से यहाँ माइनस Q आवेश आ गया, इस पे यहाँ स्वतंत्र रूप से प्लस Q आवेश है, तो ये प्लस Q आवेश इस दूसरी प्लेट पर आ जाएगा प्लस Q, और यहाँ प्रेरण विधि से हमारा माइनस Q आवेश आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इस साइड में जो आवेश आएगा वो हमारा प्लस Q आवेश आएगा। अब ये आवेश जो है पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ वो इलेक्ट्रॉन जो है इस आवेश को निरावेशित कर देते हैं। यही आपकी लैंग्वेज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इस पे आवेश आया धन आवेश, प्रेरण विधि से माइनस आ गया, इसका स्वतंत्र आवेश इस पे प्लस Q आ गया, यहाँ प्रेरण विधि से माइनस Q आवेश आ गया, यहाँ प्लस आएगा स्वतंत्र रूप से प्रेरण विधि से इस पे प्लस Q आवेश आ जाएगा। अब यहाँ प्लस प्रेरण विधि से यहाँ माइनस आवेश आएगा, प्रेरण विधि से वहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस Q आवेश आएगा, ये पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाएगा या पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको निरस्त कर देंगे, ये बात है। अब लेट अस कंसीडर द कैपेसिटी, इसकी C1, C2 और C3, और इनके बीच का विभवांतर V1 हो गया, इस प्लेट के बीच, इसका V2 हो गया और इसका V3 हो गया, और टोटल पोटेंशियल A से B, टोटल विभव जो है A से B तक का आपका V है। ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, और इसकी धारिता C1 होगी, इसकी धारिता बच्चों C2 होगी और इसकी धारिता C3 होगी। बट मैंने आपसे कहा है इसमें एक लाइन आपको पक्की याद करनी है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और V जो है वो अलग अलग अपने भागों में डिवाइड हो जाएगा अपनी अपनी धारिता के अनुसार। अब आप पे डिपेंड है, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मान सकते हैं इसको, 1, 2 और 3, ये हमने 3 आकृति मान ली। अब यहाँ करेंगे हम आकृति 1 से।
Q बराबर C1 V1, V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1, दिस इज इक्वेशन 1। ये आकृति 1 से जो मैंने लिखा है ये वैद्युतधारिता की परिभाषा से लिखा है। फिर आकृति 2 से चलो मैं लिख देता हूं वैद्युतधारिता की परिभाषा से। ये आ जाएगा विद्यार्थियों Q इज इक्वल टू Q सेम रहेगा, Q को हमने Q1 तो नहीं लिखा, तो ये आ जाएगा हमारे पास C2 V2 और V2 इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन C2, समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से आकृति 3 से वैद्युतधारिता की परिभाषा से ये लिख सकते हैं विद्यार्थियों हम Q इज इक्वल टू C3 V3, तो ये हो जाएगा हमारे पास V3 इज इक्वल टू। अब आप कहेंगे सर आप V इस साइड में क्यों आया है, क्योंकि जो टूटा हुआ है उसी तो जोड़ना है हमें। आप ये कहेंगे आप इधर V को ही क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइड हुआ है वो V डिवाइड हुआ है और V उस V को ही जोड़ना है हमें, तो जोड़ने के लिए मैंने इस साइड में V1 को ही V1 V2 V3 को ही लाया है। तो ये आ जाएगा Q अपॉन C3, समीकरण नंबर आपकी 3। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर ये आ जाएगा आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सारे विद्यार्थी देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो Q कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 और Q हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। अब ये A और B के बीच जो हमारा विभव था वो V था और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो यहाँ हम V1 प्लस V2 प्लस V3 को लिख सकते हैं V। इसे समीकरण नंबर आप मान सकते हैं 4। V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V और ये लिखेंगे हम कुल विभव, तो ये हो जाएगा समीकरण 4 में रखने पर यहाँ जाएगा V इज इक्वल टू Q और 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आप प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कुल आवेश हमारा यहाँ से क्या गया था Q, तो ये कुल आवेश हो गया और हमारा कुल विभव जो था वो कितना था, दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ पे वो आपका V था। अब जब ये आपके जुड़ चुके हैं तो धारिता भी क्या हो जाएगी हमारे पास, कुल हो जाएगी। तो हमारे पास इधर जो पॉइंट है राइट हैंड साइड में यहाँ हमारा सब कुल आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि V कुल विभव और Q आ जाएगा हमारे पास कुल आवेश और कुल धारिता हो जाएगी आपके पास, कुल धारिता हो गई C। फिर यहाँ हम अप्लाई करेंगे कुल के लिए वैद्युतधारिता की परिभाषा से, इसे समीकरण नंबर हम 5 मान लेते हैं। Q बराबर CV समीकरण 5 में रखने पर, तो जब समीकरण 5 में रखते हैं तो ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ सूत्र आ जाता है। V अपॉन ये हो जाएगा CV बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। V कैंसिल बाय V, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो विद्यार्थियों इस तरीके से हमने जो है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है।
अब हमें ये चेक करना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ के हमारी जो धारिता है वो कम होगी या ज़्यादा। हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला जब आपने जोड़ा है तो धारिता हमारी, अब जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमारा कम है या ज़्यादा, उसे चेक कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब हमने संधारित्र को जोड़ा है, संधारित्रों को, तो उनकी धारिता अब श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद हमें ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ये भी हम चेक कर लेते हैं। माना C1 इजिकल टू 2 माइक्रोफेरड, C2 इजिकल टू 3 माइक्रोफेरड और C3 इजिकल टू 4 माइक्रोफेरड। श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C इजिकल टू 1/2, 1/3, 1/4, 1/C इजिकल टू एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 2 छिक 12 और 3 चौक 12 और 4 तिया 12, तो ये आ गया बेटा 13/12 और C इजिकल टू आ गया 12/13। तो यानी कि ये मान हमारा 1 से कम आएगा, लेस देन 1। आप जानते हैं अगर हमारे पास अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो मान हमारा 1 से कम आता है। मान लीजिए आपके पास 13 निम्मा 117, C इजिकल टू 0.9 समथिंग आएगा माइक्रोफेरड। अब आप यहाँ चेक कर लीजिएगा कि यहाँ धारिता हमारी 2 माइक्रोफेरड थी, यहाँ धारिता 3 माइक्रोफेरड थी, यहाँ 4 माइक्रोफेरड थी और ये सब मिलकर कितनी हो गई 0.9 माइक्रोफेरड हो गई। तो हमने क्या कर दिया, धारिता को कम कर दिया। यहाँ इस स्थिति में हमने चेक भी कर लिया कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारी जो धारिता आएगी वो जो संधारित्र हैं उनकी धारिताओं से अलग अलग से भी कम आएगी। अब दूसरा क्रम है समांतर क्रम में। अब विद्यार्थियों हम जोड़ते हैं संधारित्रों को समांतर क्रम में। मैं आपको यहाँ ये भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास संधारित्र हैं। अब से पहले जो मैंने जोड़ा था वो था ये आपका इस तरीके का, देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो इस अब से पहले मैंने जोड़ा था वो इस तरीके से जुड़ा हुआ था श्रेणी क्रम में। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, फिर ये इस तरीके से श्रेणी क्रम जुड़ा था। समझ में आ रहा होगा सारे विद्यार्थियों को। और अब जो हम जोड़ेंगे वो इस तरीके से जुड़ेगा हमारा। आप देख रहे हैं एक ही ऐसे हो जाएगा और एक ही ऐसे हो जाएगा। सारे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे कि अब जो हम जोड़ेंगे ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये हमारा इस तरीके से जुड़ेगा। अब यहीं से क्लियर हो रहा है कि हमारी सारी एक साइड की जो प्लेटें हैं वो एक साइड में आके जुड़ गई और एक साइड की जो प्लेटें हैं वो दूसरी साइड में आके जुड़ गई। आप ऐसे देखिए इस तरीके से, तो चित्र से भी आपको समझ में आ रहा है। पहली श्रेणी क्रम वाली स्थिति ये थी विद्यार्थियों। अब दूसरी हमारी जो स्थिति आएगी वो ये आएगी, आप देख रहे हैं, यानी कि एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे। तो यहाँ भी हम लैंग्वेज यहाँ चित्र से ही आपको समझ में आ जाएगी, आपकी बुक में भी लिखी है, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है और चित्र से मैं आपको समझा भी रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ हम 3 संधारित्र लेते हैं, एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। अब इसकी जो इनकी तीनों की जो पहली प्लेट है, इन तीनों का संबंध हम एक बिंदु से करते हैं जहाँ से हमें इन्हें आवेश देना है। ये प्लेटें बराबर होती हैं, कम डिस्टेंस पे होती हैं। अब यहाँ से जो आवेश हमारा जाएगा प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू जो है डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। यहाँ आवेश बदलेगा और आवेश भी आपका 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे Q1 और यहाँ हो जाएगा Q2 और यहाँ हो जाएगा Q3। उसमें आवेश सेम था, इसमें आवेश बदल गया है, इसमें V सेम रहेगा। अब इसकी जो दूसरी प्लेटें हैं इन सब की, इनका संबंध कर देते हैं हम एक बिंदु से यहाँ। आप देख रहे हैं जब इस पे Q1 आवेश गया तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस Q1 और यहाँ लिखूंगा माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 और यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 और यहाँ माइनस Q3।
और इधर का संबंध हम फिर पृथ्वी से कर देते हैं ऐसे। इन प्लेटों पर आएगा हमारे पास धन आवेश आ जाएगा सब प्लेटों पर, प्रेरण विधि से फिर इन प्लेटों पर ऋण आवेश आ जाएगा Q1 Q2 Q3, और इधर स्वतंत्र आवेश प्लस Q आएगा, वो फिर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है उस आवेश को निरावेशित कर देंगे। चित्र समझ में आया है? यहाँ इस पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, आवेश आएगा दिस चार्ज डिवाइडेड टू द 3 पार्ट्स Q1 एंड Q2 Q3, सो दैट Q1 यहाँ पे हो जाएगा Q2 यहाँ हो जाएगा Q3 और जो हमारे संधारित्र होते हैं उन पर आवेश बराबर होता है, विपरीत होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो आवेश आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों से, पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो उसे क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। इस प्रकार प्लेटों पर आवेश हमारा बराबर और विपरीत रह जाएगा। अब इनके बीच में जो विभव है वो V सेम रहेगा, इसका भी V सेम रहेगा और यहाँ भी V सेम रहेगा, और वैसे भी इन दोनों बिंदुओं के बीच का V जो से यहाँ है वही इनके प्लेटों के बीच में रहेगा। ये A पॉइंट आ गया, ये B पॉइंट आ गया। अब या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर उसी तरीके से जैसे मैंने पहले माना था, आकृति मान लें, पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। आकृति 1 से लिख लेंगे आप, जैसे पहले लिखवा था मैंने, वैद्युतधारिता की परिभाषा से। समझ रहे हो विद्यार्थियों? जैसे पहले लिखवा था आकृति 1 से वैद्युतधारिता की परिभाषा से, या डायरेक्ट लिखेगा Q1 बराबर हो जाएगा आपका C1V। यहाँ हम V नहीं बदलेंगे, ये दोनों पॉइंट फिर से याद करिएगा, श्रेणी क्रम में आवेश सेम रहता है और समांतर क्रम में V का मान समान रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास V सेम रहेगा, हमने V1 नहीं लिखा है, समीकरण नंबर 1। फिर आप वही बात लिखेंगे आकृति 2 से, फिर वैद्युतधारिता की परिभाषा से Q2 = C2V, समीकरण नंबर 2। फिर वही बात लिखेंगे आकृति 3 से, वैद्युतधारिता की परिभाषा से Q3 = आपका C2। ये समीकरण होगी हमारी समीकरण नंबर 4। आप क्या करते हैं, आप मेरे सामने तो हो नहीं, लेकिन आपको पता होगा अब करना क्या है, इनको जोड़ना है। क्योंकि जोड़ क्यों रहे हैं, जो टूटा है उसे ही तो जोड़ना है, जो विभाजित हुआ है उसे ही जोड़ा है। वहाँ पे भी मैंने V1 लिया था क्योंकि V1 ही डिवाइड हुआ था, यहाँ आवेश डिवाइड हुआ है तो आवेश को जोड़ना है। तो इनको ऐसे जो का तो हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर ये आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3 = C1V + C2V + C3V। फिर से मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? V कॉमन दिखाई दे रहा है, तो V को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास V C1 + C2 + C3, ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। अब यहाँ से हमारा आवेश डिवाइड हुआ था 3 पार्ट्स में, Q डिवाइडेड टू द 3 पार्ट्स, तो इनका टोटल भी हमारा किसके पास आना चाहिए, Q के। तो यहाँ इस समीकरण को आप 4 समीकरण मान लें, और जो ये Q1 + Q2 + Q3 है इसे आप Q लिख लें, क्योंकि यही तो डिवाइड हुआ था। तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 बराबर आप Q रखने पर। तो जब इस समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये आ जाएगा Q = V C1 + C2 + C3। आप इसको इसके बटे में ले जाएंगे, ये आ जाएगा Q/V = C1 + C2 + C3। अब Q क्या हो गया हमारे पास, कुल, और प्लेटों के बीच में जो विभव था वो V था, सारी प्लेटों के बीच में विभव V था, और सारे इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी विभव हमारा क्या था, V। तो ये कुल विभव हो गया हमारे पास, पोटेंशियल जो है सेम है, ये भी कुल हो गया, ये भी कुल हो गया। और जब हमने इन संधारित्रों को जोड़ा है तो धारिता भी तो हमारी कुल होनी चाहिए, तो धारिता भी हमारी क्या आ जाएगी, कुल आ जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुल आवेश, और यहाँ लिख रहा हूँ V कुल विभव, और C को लिख रहा हूँ मैं कुल धारिता। वैद्युत धारिता की परिभाषा कहती है Q = CV,
तो यहाँ हम सेपरेट के लिए भी लिख सकते हैं, 1 2 3 के लिए, और कुल के लिए भी यही परिभाषा आएगी, कोई चेंज तो है नहीं। कोई छोटी बात है हमारे पास, वही थोड़ी बड़ी करके हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास ये है F इजिकल टू जी इंटू m1m2/r² है, तो यहाँ मास हमारे क्या है, कम है, यही सूत्र लगेगा। अगर हमारे यहाँ मास ज़्यादा हो जाएंगे सूत्र तो यही लगेगा। तो वहाँ हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, कुल के लिए भी लिख सकते हैं, Q इजिकल टू सी वी। Q इजिकल टू सी वी रखने पर समीकरण 5 में तो ये आ जाएगा हमारे पास सी वी इजिकल टू वी C1 जमा C2 जमा C3। V से V कैंसिल हो गया, C इजिकल टू C1 जमा C2 जमा C3। प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया हमारे पास समांतर क्रम में। और एक बात और याद रखेंगे, जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, प्रतिरोधों में ये सूत्र होता है समांतर क्रम का, और ये सूत्र होता है आपका श्रेणी क्रम में। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस बात को याद कर लेंगे, पता लग जाएगा आपको। अब जो हमारा ये सूत्र आया है C इजिकल टू C1 जमा C2, फिर से वही पॉइंट चेक करते हैं, जब हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा है तो हमारी धारिता कम आई है या ज़्यादा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन समझ गए विद्यार्थियों? क्वेश्चन ये है कि आपने संधारित्रों को जोड़ दिया है और जोड़ा है समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या जो आप चाहते थे वो हो गया है या नहीं हो गया है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारी धारिता यहाँ बढ़ी है या घटी है। अगर हमें घटानी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, अगर बढ़ानी है तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ C1 इजिकल टू 2 माइक्रोफेरड, C2 इजिकल टू 3 माइक्रोफेरड और C3 इजिकल टू 4 माइक्रोफेरड मैंने ये मान लिया। तो यहाँ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, C इजिकल टू C1 जमा C2 जमा C3। ये हो जाएगा C इजिकल टू 2 + 3 + 4 माइक्रोफेरड। C इजिकल टू हो गया 9 माइक्रोफेरड, 7 8 9 माइक्रो। देखो ये जो 9 माइक्रोफेरड आया, ये हमारी तुल्य धारिता आई है, तुल्य धारिता। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तुल्य धारिता हमारी 2 से भी ज़्यादा है, ये वाली तुल्य धारिता 2 से भी ज़्यादा है, और ये हमारी 3 से भी ज़्यादा है, और ये हमारी 4 से भी ज़्यादा है। तो यानी कि हमारा समांतर क्रम में जोड़ने पर हमारी धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से ज़्यादा आ जाएगी।